नमस्कार। आज हम एक ऐसे टेस्ट पर बात करने वाले हैं जिसका नाम हम अक्सर सुनते हैं, खासकर जब दिल की सेहत की बात आती है। लिपिड प्रोफाइल। ये आखिर है क्या भला? इसमें क्या क्या देखा जाता है और ये हमारे लिए इतना ज़रूरी क्यों है? ये सारी जानकारी हमने जुटाई है डिजी रीच लर्निंग के एक लेख से, जिसका शीर्षक है लिपिड प्रोफाइल, हृदय स्वास्थ्य की कुंजी। हमारा मकसद है इस जरूरी टेस्ट को आसान भाषा में समझना, ताकि ये सिर्फ लैब रिपोर्ट का एक पन्ना ना रह जाए। कभी सोचा है कि खून में तैरती हुई ये चिकनाई, ये वसा यानी लिपिड्स हमारे दिल की कहानी कैसे बता सकती हैं? ये टेस्ट उसी कहानी को डिकोड करने जैसा है। तो तैयार हैं इस दिलचस्प विषय की गहराइयों में उतरने के लिए? बिल्कुल। लिपिड प्रोफाइल आजकल के मेडिकल जांचों में एक बुनियादी और बहुत अहम टेस्ट है। ये किसी की भी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ यानी दिल और नसों की सेहत के बारे में काफी कुछ बता देता है। ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, बल्कि ये समझने का एक तरीका है कि हमारे शरीर में फैट्स यानी वसा कैसे काम कर रही हैं और इसका हमारी सेहत पर क्या असर पड़ रहा है। तो चलिए सबसे पहले यही समझते हैं कि ये लिपिड प्रोफाइल असल में है क्या। इसे लिपिड पैनल भी कहते हैं शायद। हाँ बिल्कुल। लिपिड प्रोफाइल या लिपिड पैनल एक सामान्य ब्लड टेस्ट है। इसके जरिए खून में मौजूद खास तरह के लिपिड्स यानी वसा जैसे पदार्थ और लिपोप्रोटीन्स वो होते हैं जो इन लिपिड्स को खून में लेकर घूमते हैं। उनके लेवल को मापा जाता है। अच्छा, पर ये लिपिड्स शरीर के लिए जरूरी भी तो होते हैं ना? मतलब सिर्फ दुश्मन तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बहुत जरूरी काम करते हैं। ये हमें एनर्जी देते हैं, हमारी हर कोशिका के बाहरी दीवार यानी सेल मेम्ब्रेन बनाने में मदद करते हैं और कई जरूरी हार्मोन्स बनाने के लिए भी आप कह सकते हैं कच्चे माल की तरह काम करते हैं। दिक्कत तब शुरू होती है जब इनका बैलेंस, इनका संतुलन बिगड़ जाता है। मतलब लेवल नॉर्मल से बहुत ज्यादा या कम हो जाता है और यही असंतुलन दिल की बीमारियों से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। अच्छा, तो मतलब ये टेस्ट हमें बताता है कि कहीं ये संतुलन बिगड़ा हुआ तो नहीं है। इसका मुख्य मकसद क्या हुआ फिर? मतलब डॉक्टर इसे क्यों करवाते हैं? देखिए, इसके कई मकसद हैं। सबसे पहला, ये दिल की बीमारियों के खतरे का अंदाजा लगाने में मदद करता है। दूसरा, अगर किसी को लिपिड से जुड़ी कोई गड़बड़ी है, जिसे डिसलिपिडीमिया कहते हैं, तो उसका पता लगाने में मदद करता है। और तीसरा, अगर कोई इलाज चल रहा है, तो ये देखने में मदद करता है कि इलाज कितना कारगर है, कितना असर कर रहा है। लेकिन हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है कि इस टेस्ट को अकेले नहीं देखा जाता है। ये एक पूरी तस्वीर का हिस्सा है जिसमें व्यक्ति की उम्र, मेडिकल हिस्ट्री, परिवार में दिल की बीमारियों का इतिहास और लाइफस्टाइल जैसी कई और बातें शामिल होती हैं। समझ गया। मतलब ये एक पहेली के टुकड़े जैसा है जिसे पूरी तस्वीर समझने के लिए बाकी टुकड़ों के साथ जोड़ना पड़ता है। तो इस प्रोफाइल में कौन-कौन से मुख्य खिलाड़ी हैं? क्या-क्या मापा जाता है इसमें? इसमें मुख्य रूप से 4 चीजें देखी जाती हैं: टोटल कोलेस्ट्रॉल, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स। चलिए एक-एक करके समझते हैं। मैंने टोटल कोलेस्ट्रॉल के बारे में बहुत सुना है। लगता है ये कई चीजों का जोड़ है। बिल्कुल सही। टोटल कोलेस्ट्रॉल आपके खून में मौजूद हर तरह के कोलेस्ट्रॉल का कुल जोड़ होता है। इसमें एचडीएल, एलडीएल और एक और होता है वीएलटीएल, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, वो सब शामिल है। कोलेस्ट्रॉल एक मोम जैसा पदार्थ है। हमारा लिवर इसे खुद बनाता है और कुछ हमें खाने की चीजों से भी मिलता है, खासकर एनिमल प्रोडक्ट से। जैसे मीट, अंडे, डेयरी प्रोडक्ट्स। हाँ बिल्कुल, मीट, अंडे, डेयरी वगैरह। और शरीर में इसका काम क्या है? सिर्फ धमनियों में जमना तो नहीं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। सामान्य मात्रा में कोलेस्ट्रॉल बहुत जरूरी है। ये कोशिकाओं की बाहरी दीवार बनाने के लिए, कुछ हार्मोन्स जैसे स्टीरॉयड हार्मोन्स बनाने के लिए और खाने को पचाने में मदद करने वाले बाइल एसिड्स बनाने के लिए जरूरी है। समस्या तब होती है जब ये जरूरत से ज्यादा हो जाता है। तो कितना ज्यादा होना खतरनाक है और खतरा क्या है इससे? आमतौर पर डॉक्टर चाहते हैं कि टोटल कोलेस्ट्रॉल एक निश्चित सीमा से नीचे रहे। जी। अक्सर वो सीमा 5.2 मिलीमोल पर लीटर या 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम मानी जाती है। अगर ये इससे ज्यादा है तो एथेरोस्क्लेरोसिस का खतरा बढ़ जाता है। ये वही स्थिति है जिसमें कोलेस्ट्रॉल और दूसरी चीजें धमनियों की दीवारों पर जमने लगती हैं, जिसे हम आम भाषा में प्लाक कहते हैं। जी। ये प्लाक धमनियों को संकरा और सख्त बना देता है, जिससे ब्लड फ्लो में रुकावट आती है और फिर दिल का दौरा
या स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, अकेले टोटल कोलेस्ट्रॉल देखकर सब कुछ तय नहीं होता। जी, वो पूरी कहानी नहीं है। ये बात ध्यान रखनी होगी। तो टोटल कोलेस्ट्रॉल का ज्यादा होना खतरे की घंटी है, पर पूरी कहानी नहीं है। इसमें और कौन से किरदार अहम है? सुना है एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल भी होता है, एचडीएल। बिल्कुल सही पकड़ा। यहीं पर एचडीएल यानी हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन का रोल आता है। इसे अक्सर इस कहानी का हीरो या अच्छा कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। अच्छा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये दिल की सेहत के लिए फायदेमंद है। हीरो क्यों? ये ऐसा क्या करता है? सोचिए, एचडीएल आपकी धमनियों की सफाई करने वाली टीम है। ये शरीर के अलग अलग हिस्सों से, खासकर धमनियों की दीवारों से, फालतू कोलेस्ट्रॉल को उठाकर वापस लिवर तक लाता है। लिवर फेरोस कोलेस्ट्रॉल को या तो दोबारा इस्तेमाल कर लेता है या शरीर से बाहर निकाल देता है। इस पूरी प्रक्रिया को रिवर्स कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट कहते हैं। तो एक तरह से ये धमनियों में प्लेक जमने से रोकने में मदद करता है। वाह, तो इसका मतलब है कि एचडीएल का लेवल जितना ज्यादा हो उतना अच्छा? आमतौर पर हाँ, ज्यादा एचडीएल लेवल दिल की बीमारियों के कम खतरे से जुड़ा होता है। गाइडलाइंस के हिसाब से पुरुषों के लिए इसे 1.0 मिलीमोल एल या 40 mg/dl से ज्यादा और महिलाओं के लिए 1.3 मिलीमोल एल या 50 mg/dl से ज्यादा होना अच्छा माना जाता है। अगर एचडीएल कम है तो दिल का खतरा बढ़ जाता है। ऐसा अक्सर मेटाबॉलिक सिंड्रोम, मोटापे या फिर जो लोग बिल्कुल फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते उनमें देखा जाता है। क्या हम अपनी लाइफस्टाइल से इसे बेहतर कर सकते हैं? निश्चित रूप से। रेगुलर कसरत, खासकर एरोबिक एक्सरसाइज जैसे दौड़ना, तैरना, ये एचडीएल बढ़ाने में मदद करती है। दूसरी तरफ स्मोकिंग एचडीएल को कम करती है। कुछ दवाएं भी हैं जो इसके लेवल पर असर डाल सकती हैं। चलिए अब कहानी के विलन की बात करते हैं, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल। इसे बुरा कोलेस्ट्रॉल क्यों कहा जाता है? एलडीएल यानी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन को बुरा कोलेस्ट्रॉल कहने की एक खास वजह है। इसका काम है कोलेस्ट्रॉल को लिवर से शरीर की बाकी कोशिकाओं तक पहुंचाना। ये जरूरी काम है, लेकिन अगर खून में एलडीएल की मात्रा जरूरत से ज्यादा हो जाए तो ये फालतू एलडीएल धीरे धीरे धमनियों की दीवारों में जमने लगता है। सोचिए, ये डिलीवरी ट्रक की तरह है। जरूरी है, पर जरूरत से ज्यादा हो जाए तो आपकी धमनियों में ट्रैफिक जाम लगा सकता है, मतलब प्लाक। यही एथेरोस्क्लेरोसिस की जड़ है। इसीलिए डॉक्टर्स एलडीएल लेवल को कम रखने पर इतना जोर देते हैं। इसका लेवल कैसे पता चलता है? क्या इसे सीधे मापा जाता है या कोई अंदाजा लगता है? ज्यादातर मामलों में एलडीएल सीधे नहीं मापा जाता, बल्कि खून में मौजूद दूसरी चीजों के आधार पर, जैसे टोटल कोलेस्ट्रॉल, एचडीएल और ट्राइग्लिसराइड्स, एक फॉर्मूले से कैलकुलेट किया जाता है। इस फॉर्मूले को फ्राइडवेल्ड इक्वेशन कहते हैं। हाँ, लेकिन इसकी एक लिमिटेशन है। अगर किसी के ट्राइग्लिसराइड्स बहुत ज्यादा हों, मान लीजिए 4.5 मिलीमोल पर लीटर से ऊपर, तो ये कैलकुलेशन सटीक नहीं रहता। तब एलडीएल को सीधे मापने की जरूरत पड़ती है, जिसे डायरेक्ट एलडीएल कहते हैं। और इसका सही लेवल क्या होना चाहिए? क्या ये सबके लिए एक जैसा है? नहीं, ये सबके लिए एक जैसा नहीं होता। ये रिस्क पर डिपेंड करता है। एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए डॉक्टर इसे 2.6 मिलीमोल पर लीटर या 100 mg पर डेसीलीटर से कम रखना पसंद करते हैं। ये ऑप्टिमल माना जाता है। लेकिन अगर किसी को पहले से दिल की बीमारी है या डायबिटीज जैसी हाई रिस्क कंडीशन है, तो उनके लिए टारगेट और भी कम रखा जाता है, शायद 1.8 मिलीमोल पर लीटर से भी नीचे। ये भी जानना दिलचस्प है कि एलडीएल कण जब ऑक्सीडाइज हो जाते हैं तो और ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं और सूजन बढ़ाते हैं। और जो दवाएं लिपिड कम करती हैं, जैसे स्टैटिन, वो मुख्य रूप से इसी एलडीएल को कम करने का काम करती हैं। ठीक है, तो हमने टोटल कोलेस्ट्रॉल, एचडीएल और एलडीएल को समझ लिया। चौथा खिलाड़ी है ट्राइग्लिसराइड्स। ये क्या चीज है? कोलेस्ट्रॉल से अलग है? हाँ, ये कोलेस्ट्रॉल से अलग है। ट्राइग्लिसराइड्स असल में हमारे शरीर में जमा होने वाली चर्बी यानी फैट का मुख्य रूप है। जैसे हम खाना खाते हैं, खासकर फैट वाला खाना, तो शरीर जरूरत से ज्यादा कैलोरी को ट्राइग्लिसराइड्स में बदल देता है। फिर इसे फैट सेल्स में जमा कर लेता है ताकि बाद में एनर्जी के लिए इस्तेमाल कर सके। हमारा लिवर भी इन्हें बनाता है। खून में ये वीएलडीएल और काइलोमाइक्रॉन नाम की खास गाड़ियों में घूमते हैं। तो क्या इनका भी ज्यादा होना बुरा है, जैसे एलडीएल का होता है? हाँ, अगर ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल जरूरत से ज्यादा बढ़ जाए तो ये भी दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ाते हैं, खासकर तब जब एचडीएल कम हो और एलडीएल ज्यादा हो।
ये कॉम्बिनेशन काफी रिस्की माना जाता है। डॉक्टर इसे आमतौर पर 1.7 mLOL या 150 mgdl से कम रखना चाहते हैं। और ये क्यों बढ़ जाते हैं? क्या कारण हो सकते हैं? इसके कई कारण हो सकते हैं। मोटापा, कंट्रोल में ना रहने वाली डायबिटीज, ज्यादा शराब पीना, थायराइड की समस्या, हाइपोथायरॉयडिज्म, किडनी की कुछ बीमारियां या कुछ जेनेटिक कारण भी हो सकते हैं। एक और बात, अगर ट्राइग्लिसराइड्स बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएं, मतलब एक्सट्रीमली हाई, जैसे 5.6 मिलीमोल लीटर या 500 mg/dl से भी ज्यादा, तो पैंक्रियाटाइटिस यानी अग्नाशय में सूजन का गंभीर खतरा पैदा हो जाता है। ये एक मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है। आपने बताया था कि इसके टेस्ट के लिए खाली पेट रहना पड़ता है, फास्टिंग। हाँ, आमतौर पर यही सलाह दी जाती है। वजह यह है कि ट्राइग्लिसराइड का लेवल खाना खाने के बाद एकदम से बढ़ सकता है, क्योंकि वो खाने के फैट से आता है। इसलिए सही रीडिंग के लिए टेस्ट से पहले 10-12 घंटे कुछ न खाने की सलाह दी जाती है। हाँ, पानी पी सकते हैं, इसे फास्टिंग कहते हैं। तो हमने चारों मुख्य घटकों, टोटल कोलेस्ट्रॉल, एचडीएल, एलडीएल और ट्राइग्लिसराइड्स को समझ लिया। अब इन सबको मिलाकर देखें तो ये लिपिड प्रोफाइल टेस्ट इतना अहम क्यों माना जाता है? पूरी तस्वीर क्या उभरती है इससे? ये टेस्ट इसलिए अहम है क्योंकि ये हमें दिल के दौरे और स्ट्रोक जैसे गंभीर खतरों का पहले से अंदाजा लगाने में मदद करता है। अब देखिए, दुनिया भर में दिल की बीमारियां मौत का एक बहुत बड़ा कारण है, और लिपिड का बिगड़ा हुआ संतुलन, जिसे हम डिसलिपिडेमिया कहते हैं, एक ऐसा रिस्क फैक्टर है जिसे हम बदल सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। इस टेस्ट से जब हमें पता चलता है कि एलडीएल ज्यादा है, एचडीएल कम है या ट्राइग्लिसराइड्स बढ़े हुए हैं, तो डॉक्टर सही कदम उठा सकते हैं, चाहे वो लाइफस्टाइल बदलने की सलाह हो या फिर दवा शुरू करने की। क्या आप कोई उदाहरण दे सकती हैं कि डॉक्टर इस जानकारी का इस्तेमाल कैसे करते हैं, मतलब प्रैक्टिकली? जरूर। मान लीजिए किसी की रिपोर्ट में एलडीएल बहुत ज्यादा और एचडीएल कम आता है। डॉक्टर उन्हें समझाएंगे कि खाने में चिकनाई कम करें, फल सब्जियां ज्यादा खाएं, रोजाना कसरत करें, वजन कम करें अगर ज्यादा है तो। अगर इससे बात नहीं बनती या फिर रिस्क बहुत ज्यादा है, तो स्टैटिन जैसी दवा शुरू की जा सकती है। या मान लीजिए किसी के ट्राइग्लिसराइड्स बहुत बढ़े हुए हैं, डॉक्टर शायद डायबिटीज या थायराइड की जांच करवाने की सलाह देंगे, क्योंकि ये अक्सर छुपे हुए कारण होते हैं। तो इस तरह ये टेस्ट न सिर्फ बीमारी का पता लगाने में मदद करता है, बल्कि उसे रोकने में भी, जिसे प्राइमरी प्रिवेंशन कहते हैं। और अगर बीमारी हो चुकी है तो उसे बिगड़ने से रोकने में, यानी सेकेंडरी प्रिवेंशन में भी। ये टेस्ट होता कैसे है? क्या इसमें कोई तकलीफ होती है? ज्यादा टाइम लगता है? नहीं, ये बहुत ही आसान और सुरक्षित टेस्ट है। इसमें कोई खास तकलीफ नहीं होती, बस आपकी नस से थोड़ा सा खून लिया जाता है, आमतौर पर बाजू की नस से। जैसा हमने बात की, ज्यादातर मामलों में इसके लिए खाली पेट रहना होता है। खून के सैंपल को फिर लैब में जांच के लिए भेजा जाता है। हाँ, सुई लगने की जगह पर हल्का सा निशान पड़ सकता है या थोड़ी देर दर्द हो सकता है, लेकिन इसके अलावा कोई खास रिस्क नहीं है। खाली पेट रहना क्यों जरूरी है, ये तो समझ आ गया, ट्राइग्लिसराइड्स की वजह से। क्या कभी बिना खाली पेट के भी ये टेस्ट होता है? हाँ, आजकल कुछ स्थितियों में बिना फास्टिंग के भी लिपिड प्रोफाइल करने का चलन बढ़ रहा है, खासकर तब जब सिर्फ एचडीएल और टोटल कोलेस्ट्रॉल पर फोकस करना हो, क्योंकि खाने का उन पर ट्राइग्लिसराइड्स जितना सीधा और तुरंत असर नहीं पड़ता। लेकिन स्टैंडर्ड तरीका अभी भी फास्टिंग वाला ही माना जाता है, खासकर पहली बार टेस्ट करवाते समय। रिपोर्ट आने में आमतौर पर कुछ घंटों से लेकर 1-2 दिन लग सकता है, लैब पर निर्भर करता है। सबसे जरूरी बात यह है कि रिपोर्ट के नंबरों का मतलब हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकता है। डॉक्टर आपकी उम्र, लिंग, मेडिकल हिस्ट्री, स्मोकिंग की आदत, ब्लड प्रेशर और दूसरे फैक्टर्स को ध्यान में रखकर ही इन नंबरों की सही व्याख्या करते हैं। अच्छा, मान लीजिए रिपोर्ट आ गई, उसमें कुछ नंबर लिखे होते हैं, इनका क्या मतलब निकालें? कौन से लेवल नॉर्मल या ठीक माने जाते हैं? देखिए, नॉर्मल रेंज थोड़ी अलग अलग लैब्स या गाइडलाइंस में फर्क हो सकती हैं, और ये इस पे भी निर्भर करता है कि कौन सी गाइडलाइन फॉलो की जा रही है, अमेरिकन या यूरोपियन। लेकिन मोटे तौर पर mmol पर लीटर में कुछ आम तौर पर इस्तेमाल होने वाले थ्रेशोल्ड्स ये हैं। टोटल कोलेस्ट्रॉल 5.2 से कम होना डिजायरेबल है, 5.2 से 6.2 बॉर्डरलाइन हाई, और 6.2 से ज्यादा हो तो हाई माना जाता है। एचडीएल कोलेस्ट्रॉल पुरुषों में 1.0 से ज्यादा और महिलाओं में 1.3 से ज्यादा होना अच्छा है, इससे कम होना चिंता की बात है। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल
2.6 से कम होना ऑप्टिमल यानी सबसे अच्छा है, 3.4 से 4.1 बॉर्डरलाइन हाई और 4.1 से ज्यादा हो तो हाई माना जाता है। ट्राइग्लिसराइड 1.7 से कम सामान्य है, 1.7 से 2.2 बॉर्डरलाइन हाई, 2.3 से ज्यादा हो तो हाई और 5.6 से ज्यादा हो तो बहुत हाई माना जाता है। लेकिन आपने पहले कहा था कि ये रेंज सबके लिए एक जैसी नहीं होती। बिल्कुल सही, ये बहुत जरूरी बात है। ये सिर्फ सामान्य गाइडलाइन है। किसी व्यक्ति के लिए सही टारगेट क्या होना चाहिए ये उसके ओवरऑल कार्डियोवैस्कुलर रिस्क पर निर्भर करता है। जैसे जिसे डायबिटीज है या पहले हार्ट अटैक आ चुका है, उसके लिए एलडीएल का टारगेट शायद 1.8 या उससे भी कम रखा जाएगा, भले 2.6 सामान्य रेंज में आता हो। डॉक्टर अक्सर QRisk-3 जैसे रिस्क कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं। ये लिपिड प्रोफाइल के साथ साथ उम्र, ब्लड प्रेशर, स्मोकिंग हिस्ट्री जैसी कई चीज़ों को मिलाकर अगले 10 साल में दिल की बीमारी का खतरा बताते हैं। और ये भी याद रखना चाहिए कि लिपिड लेवल बिगड़ने के कारण जेनेटिक भी हो सकते हैं, जैसे फैमिलियल हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया, ये खानदानी बीमारी है, या फिर ये दूसरी बीमारियों का नतीजा भी हो सकते हैं, जैसे थायराइड, किडनी की समस्या या कुछ दवाओं का साइड इफेक्ट। तो डॉक्टर असल में किन स्थितियों में ये टेस्ट करवाने की सलाह देते हैं? कब करवाना चाहिए ये? इसके कई कारण हो सकते हैं। पहला, स्क्रीनिंग के तौर पर, मतलब बिना किसी लक्षण के भी शायद 40 साल की उम्र के बाद नियमित हेल्थ चेकअप के हिस्से के तौर पर, या अगर किसी में रिस्क फैक्टर ज़्यादा है जैसे मोटापा, डायबिटीज़, परिवार में जल्दी हार्ट प्रॉब्लम हुई हो तो शायद पहले भी। दूसरा, डिसलिपिडीमिया का पता लगाने के लिए अगर लक्षण हो या शक हो। तीसरा, इलाज की मॉनिटरिंग के लिए, अगर कोई लिपिड कम करने वाली दवा ले रहा है तो ये देखने के लिए कि दवा काम कर रही है या नहीं और डोज ठीक है या नहीं। चौथा, लिपिड बढ़ने के पीछे कोई और छुपी हुई बीमारी तो नहीं, इसका पता लगाने के लिए। और पांचवा, ओवरऑल रिस्क समझने के लिए ताकि बचाव के सही तरीके अपनाए जा सकें। कभी कभी इमरजेंसी सिचुएशंस जैसे हार्ट अटैक के समय भी ये टेस्ट किया जाता है। हालांकि उस समय सूजन के कारण लेवल थोड़ा बदल सकते हैं, तो बाद में दोबारा टेस्ट करना जरूरी होता है। क्या इस टेस्ट की अपनी कुछ सीमाएं या कमियां भी हैं? मतलब क्या ये सब कुछ बता देता है? नहीं, सब कुछ तो नहीं बताता। इसकी कुछ सीमाएं हैं। पहला, जैसा हमने कहा, खाली पेट रहने की जरूरत, जो कुछ लोगों के लिए मुश्किल हो सकती है। दूसरा, लेवल में थोड़ा बदलाव आ सकता है, मतलब आपका लिपिड स्तर दिन प्रतिदिन थोड़ा बदल सकता है। ये खाने पीने, तनाव या हाल की किसी बीमारी से भी प्रभावित हो सकता है। इसलिए कभी-कभी डॉक्टर दोबारा टेस्ट करवाते हैं कंफर्म करने के लिए। तीसरा, ये सब कुछ नहीं बताता। ये प्रोफाइल कुछ और जरूरी मार्कर जैसे एपोलिपोप्रोटीन बी, एपो-बी या लिपोप्रोटीन ए यानी LPA नहीं मापता। ये कुछ खास मामलों में ज्यादा जानकारी दे सकते हैं, खासकर जब रिस्क क्लियर ना हो रहा हो। चौथा, जैसा हमने बार बार कहा, नंबरों का मतलब अकेले नहीं निकाला जा सकता, उन्हें पूरे संदर्भ में देखना होता है। आजकल कुछ नए टेस्ट जैसे नॉन HDL कोलेस्ट्रॉल या एपो-बी की जांच भी की जाने लगी है, जो शायद ज्यादा सटीक जानकारी दें। और अगर रिपोर्ट में गड़बड़ी निकलती है तो फिर इलाज या मैनेजमेंट कैसे किया जाता है? अगर लिपिड प्रोफाइल में कुछ असामान्य आता है तो इलाज का तरीका कई बातों पर निर्भर करता है। कितनी गड़बड़ी है, व्यक्ति का ओवरऑल रिस्क कितना है वगैरह। लेकिन मुख्य रूप से 3 तरह के कदम उठाए जाते हैं। पहला और सबसे जरूरी है लाइफस्टाइल में बदलाव। ये हमेशा पहला कदम होता है। इसमें दिल के लिए सेहतमंद खाना जैसे कम सैचुरेटेड फैट, ट्रांस फैट बिल्कुल नहीं, ज्यादा फाइबर, फल, सब्जियां, रोजाना कसरत करना, वजन कंट्रोल में रखना और स्मोकिंग छोड़ना शामिल है। हल्की फुल्की गड़बड़ी के लिए अक्सर यही काफी होता है। दूसरा है दवाएं। अगर लाइफस्टाइल बदलने से बात नहीं बनती या रिस्क ज्यादा है तो दवाएं दी जाती हैं। स्टैटिन सबसे आम दवा है जो LDL कम करती है। जरूरत पड़ने पर एजिटिमाइब, फाइब्रेट्स, PCSK9 इनहिबिटर्स या ओमेगा 3 फैटी एसिड जैसी दूसरी दवाएं भी दी जा सकती हैं, जो अलग-अलग लिपिड्स पर काम करती हैं। तीसरा है छुपे हुए कारणों का इलाज। अगर लिपिड की समस्या किसी और बीमारी जैसे डायबिटीज या थायराइड की वजह से है
तो उस बीमारी का सही इलाज करना बहुत ज़रूरी है। इससे लिपिड लेवल अक्सर खुद ही बेहतर हो जाते हैं। और हाँ, इलाज शुरू होने के बाद नियमित रूप से टेस्ट करवाकर देखते रहना भी ज़रूरी है कि इलाज काम कर रहा है या नहीं। इस फील्ड में आगे क्या उम्मीदें हैं? क्या लिपिड टेस्टिंग का भविष्य और बेहतर होने वाला है? कुछ नया आ रहा है? हाँ, बिल्कुल। लिपिड टेस्टिंग लगातार विकसित हो रही है। काफ़ी रिसर्च चल रही हैं। जैसे आजकल एडवांस्ड लिपोप्रोटीन प्रोफाइलिंग उपलब्ध है। ये सिर्फ एलडीएल या एचडीएल की मात्रा ही नहीं, बल्कि उनके कणों यानी पार्टिकल्स के साइज और संख्या को भी मापती है। माना जाता है कि छोटे घने एलडीएल कण ज़्यादा खतरनाक होते हैं, तो इससे रिस्क का ज़्यादा सटीक अंदाज़ा लगाया जा सकता है, खासकर कुछ लोगों में। जेनेटिक टेस्टिंग भी अब ज़्यादा आसान और उपलब्ध हो गई है। इससे फेमिलियल हाइपरकोलेस्ट्रोलीमिया जैसी खानदानी बीमारियों का जल्दी पता लगाकर इलाज शुरू किया जा सकता है। बिना फास्टिंग वाले टेस्ट का इस्तेमाल भी बढ़ रहा है, जिससे शायद लोगों के लिए टेस्ट करवाना आसान हो जाए। और साथ ही बिल्कुल नई तरह की थेरेपी भी आ रही हैं, जैसे आरएनए आधारित दवाएं, जो मुश्किल मामलों में लिपिड कंट्रोल करने में और ज़्यादा मदद कर सकती हैं। तो हाँ, भविष्य काफ़ी उम्मीदों भरा है। तो कुल मिलाकर लिपिड प्रोफाइल सिर्फ एक रूटीन ब्लड टेस्ट नहीं है, ये कहीं ज़्यादा है। ये टोटल कोलेस्ट्रॉल, एचडीएल, एलडीएल और ट्राइग्लिसराइड्स के जरिए हमारे दिल की सेहत का एक डिटेल्ड एक्सरे जैसा है। तो इसका निचोड़ क्या निकला? आज की बातचीत का सार क्या है? निचोड़ ये है कि ये टेस्ट हमें दिल की बीमारियों के खतरे को समय रहते पहचानने का एक बहुत शक्तिशाली टूल देता है। ये हमें डिसलिपिडीमिया जैसी स्थितियों का पता लगाने और फिर सही इलाज या लाइफस्टाइल में ज़रूरी बदलाव लाने का रास्ता दिखाता है। जब हम इन नंबरों को सिर्फ नंबर न समझकर अपनी पूरी सेहत, उम्र और दूसरे रिस्क फैक्टर्स के साथ जोड़कर देखते हैं, तभी हम दिल की बीमारियों से बचाव और उनके मैनेजमेंट के लिए असरदार कदम उठा सकते हैं। ये सचमुच में पर्सनलाइज्ड हेल्थ केयर का एक अहम हिस्सा है, जो हमें अपने शरीर को बेहतर समझने और संभालने की ताकत देता है। बिल्कुल। और जैसा कि आपने भविष्य की दिशाओं में बताया, जैसे वो एडवांस प्रोफाइलिंग जो कणों के साइज और नंबर तक को देखती है, ये सोचना वाकई दिलचस्प है कि आने वाले समय में हम लिपिड्स को शायद और भी बारीकी से समझ पाएंगे। क्या ये नई तकनीक दिल के खतरे की हमारी समझ को पूरी तरह बदल देंगी और हमें सेहत संभालने के और भी बेहतर हथियार देंगी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचने में मजा आता है। खैर, आज के लिए इतना ही।